हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, उम्मीद है आपने पिछले सारे वीडियोस पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको हिमांक में अवनमन पर एक प्रॉब्लम दिया था। ठीक है, आइए इसको टैली कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो प्रॉब्लम में आपको दिया गया है ग्लूकोज 5 ग्राम था, 100 ग्राम में हमने घोला है 100 ग्राम, यानी ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अगर हम इसका अणुभार निकालना चाहें तो कितना होता है, 180। कितना होता है, 180 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है भाई, इसको ना आप याद कर लो, क्योंकि एक तो ग्लूकोज, देखो मैं आपको बताऊं, आप इनको अच्छे से याद कर लो। एक तो ग्लूकोज, इसका ग्लूकोज होता है ना, एक होता है आपका फ्रक्टोज, इन दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है 180। याद कर लो अणुभार। ऐसे ही मैं आपको बोलूँगा सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है, इनका 342, क्योंकि इनका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इन सब का एक ही फॉर्मूला होता है, तो इनको याद कर लो, 342 होता है। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने का टाइम बचेगा। ठीक है, एक होता है यूरिया, इसका भी याद कर लो, NH2CO NH2, ये होता है 60। ठीक है, ये अक्सर आते रहते हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में भी है ना, इनके अक्सर अपन विलय के रूप में इनको लेते हैं, तो आपको क्या है, कैलकुलेशन करने का वहाँ टाइम कम रहता है, तो आपको ये ओरली आपको अच्छे से ये लर्न होने चाहिए। ठीक है भाई, तो 180 अणुभार किसका हो गया, आपका ग्लूकोज का। विलायक दे रखा आपको कैपिटल W दे रखा है, KF दे रखा है। आइए तो अपन क्या करते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला। तो डेल TF बराबर में होता है KF इंटू स्मॉल w MW इंटू कैपिटल W इंटू 1000। ये फॉर्मूला है किसका है, ये हिमांक में अवनमन का। आइए KF दे रखा आपको 1.86, स्मॉल w दे रखा आपको 5 ग्राम, MW ग्लूकोज है तो 180 हो जाएगा। ठीक है ना, विलायक का भार आपको पानी दे रखा है 100 ग्राम इंटू 1000। ठीक है भाई, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल हो गया। आगे कैंसिल करते हैं 3 से। ठीक है, चलो इसको एक लाइन नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये इसको नीचे लिख देता हूं मैं, आपको कितना आ जाएगा, 1.86 इंटू 5/18। 3 से कैंसिल करो, 3 6 18, 18, 3 6 18 हो गया, 0.62। गुणा करिए, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 6 5 30 और 31 अपॉन में 6। भाग लगाएंगे तो पॉइंट पहले लग जाएगा, 6 पंजे 30, 10 हो गया, 6 एकम 6, 40 36, यानी 0.516 आ जाएगा। अब ये कैल्विन का हो तो कैल्विन में, और डिग्री का तो डिग्री, क्योंकि तो अंतर है, ये हिमांक में अवनमन का अंतर है। आइए, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है विलयन का हिमांक। तो हमें पता है डेल TF बराबर होता है TF माइनस TF1, यानी विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, ये होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया है 0.516। TF विलायक का हिमांक हमें पता है 0 डिग्री होता है। अरे भाई, शुद्ध पानी कितने पे जमता है, 0 पर, माइनस TF1, यानी ये हो जाएगा माइनस का TF1, इसको वहां लेके आओ, सॉरी, तो ये आ जाएगा माइनस का TF1 बराबर में 0.516, तो TF कितना आ जाएगा, TF1 माइनस का 0.516 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, यानी अब आपका जो विलयन है, यानी जो ग्लूकोज का, ठीक है ना, जो विलयन है वो अब कितने डिग्री पर जमेगा, माइनस के 0.516 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जमेगा। ठीक है भाई, सर आपने इसको ये क्यों लिया है, आप इसको हिमांक क्यों नहीं, आप इसको कैल्विन में क्यों नहीं ले रहे, तो हम इसको कैल्विन में भी ले सकते हैं। देखो क्या आएगा, ध्यान करो, देखो यह आ जाएगा 0. इसको मैं अगर कैल्विन में कन्वर्ट करूं तो देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.516 इक्वल्स में पानी का हिमांक कितना होता है, 273.15 माइनस TF1, तो इसको वहाँ लेके आऊँगा, इसको वहाँ लेके जाऊँगा, तो TF1 बराबर हो जाएगा 273.15 माइनस 0.516, कैंसिल कर दो,
यहाँ पे 5 के बाद 0 लगाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा, 10 में से 6 जाएगा 4, ये 4 बच गया, 4 में से 1 गया 3, ये 1 में से 5 जाएगा नहीं तो ये कितना बनेगा, 11 में से 5 जाएगा 6, ये 2 7 2, तो ये आ जाएगा केल्विन में। तो यहाँ पर अगर केल्विन में निकालोगे तो 272.634 केल्विन पर जमेगा, और अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहोगे तो माइनस का 0.516 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा। ठीक है भाई, तो ये आपके हिमांक में अवनमन पर एक प्रॉब्लम दे दिया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं हमने उन सभी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए हैं। हमने स्टार्टिंग में मोलरता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोललता, मोल बिन, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत पढ़े, सबके न्यूमेरिकल किए हमने। फिर अपन ने वाष्प दाब पढ़ा, वाष्प दाब में अवनमन पढ़ा, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ा, हिमांक में अवनमन पढ़ा। हमने सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट अणुसंख्यक गुणधर्म है आपका परासरण दाब। ठीक है, लास्ट कौन सा आपका परासरण दाब है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, परासरण दाब, इसको अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको पाई से डिनोट करते हैं, किससे, पाई से। ठीक है भाई, अच्छा, परासरण दाब हमें पढ़ना है, इससे पहले हम ये तो समझे कि परासरण क्या होता है। अच्छा, परासरण क्या होता है उससे पहले हमें समझना होगा अर्धपारगम्य झिल्ली और विसरण क्या होता है। ठीक है, आओ समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं विसरण की, इसे अपन बोलते हैं डिफ्यूजन। किसे बोलेंगे, विसरण। ठीक है, किसे बोलते हैं, पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना। पदार्थ के अणुओं का अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना कहलाता है विसरण। अगर हम कमरे के एक कोने पर परफ्यूम छिड़कते हैं तो उसकी खुशबू कमरे के दूसरे कोने पर पहुंच जाती है। ठीक है भाई, क्योंकि जो खुशबू के जो कण हैं, परफ्यूम के जो कण होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन किसी एक कोने पर ज़्यादा होगी तो तेज़ी से फैलेगी और वहाँ के उस तरफ चलना स्टार्ट होगी जहाँ पर कणों की संख्या कम होगी। ठीक बात है। अगर हम पानी के अंदर में इंक की एक ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के बाद में पूरा बाल्टी का पानी नीला हो जाता है। क्या है ये, विसरण है। इसमें अणु क्या करते हैं, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। ठीक है भाई, ये होता है हमारा विसरण। इसके बाद आती है बात अर्धपारगम्य झिल्ली की। किसकी आती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसे अपन बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल इसको मैं शॉर्ट में एसपीएम बोलूँगा। मैं जब भी एसपीएम बोलूँ तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या चीज़ है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है भाई, बहुत आसान है। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये बायोलॉजी वालों के लिए भी काम आता है। हालांकि चाहे बायो का हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री सबको पढ़नी है, लेकिन ये बायो के अंदर में टॉपिक चलता है तो आपको बायो भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, किसे बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी झिल्ली जो स्वयं में से विलायक के कणों को तो आने दे परंतु विलय के अणुओं को नहीं, उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। मतलब ये एक गार्ड की तरह काम करती है। ठीक है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ विलायक को परमिट करती है कि उसमें से गुजरे, बाकी किसी और को परमिट नहीं करती। जैसे आपने नमकीन विलयन बनाया है, पानी में नमक को घोला है, तो झिल्ली में से सिर्फ पानी जा पाएगा, नमक के कण एक तरफ रह जाएंगे। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम कहलाती है। यानी ऐसी झिल्ली जो स्वयं में से केवल विलायक के अणुओं को तो गुजरने दे, विलय के कणों को नहीं, एसपीएम कहलाती है। क्या कहलाती है वो, एसपीएम कहलाती है। ठीक है भाई, अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो होती हैं, ये फिर होती हैं दो प्रकार की। एक होता है प्राकृतिक, इसे अपन बोलेंगे नेचुरल एसपीएम। दूसरा होता है कृत्रिम, कृत्रिम को अपन बोलते हैं संश्लेषित, इसे अपन बोलेंगे सिंथेटिक। ठीक है भाई, अब प्राकृतिक हमें पता है, समस्त जंतु एवं पादप झिल्ली, जंतु एवं पादप झिल्लियाँ जो होती हैं वो सब कैसी होती हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली होती हैं। ठीक है भाई, जंतुओं के क्या होते हैं, गॉल ब्लैडर,
ठीक है भाई, वो काफ़ी काम में लिए जाते थे, आजकल तो नहीं लेते। ठीक है भाई। एक आता है कृत्रिम, देखो ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते, लॉन्ग टाइम तक काम नहीं करते, इसलिए ज़रूरत पड़ी किसको, कृत्रिम की, सिंथेटिक की, जिसे लैब में बनाया जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, सेलोफेन, कौन कौन से हैं, सेलोफेन अर्धपारगम्य झिल्ली है, पार्चमेंट पेपर, ठीक है ना, पार्चमेंट पेपर जो है अर्धपारगम्य झिल्ली है, कॉपर फेरी साइनाइड, कॉपर फेरी साइनाइड, ये जो है आपका कृत्रिम संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली है, और आयरन के सिलिकेट्स, आयरन के सिलिकेट्स, ये भी क्या होते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल, इनसे अर्धपारगम्य झिल्ली बनाई जाती है। ठीक है भाई। तो आपसे कहें कृत्रिम कौन कौन, सेलोफेन, पार्चमेंट पेपर, कॉपर फेरियस साइनाइड और आयरन के सिलिकेट्स, ये सब क्या होते हैं, आपके कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती हैं। ठीक है भाई, क्योंकि ज़्यादा टिकाऊ होती है, मजबूत होती हैं, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है भाई। तो अर्धपारगम्य झिल्ली समझ में आ गया, विसन समझ में आ गया। ठीक है। अब हम समझेंगे परासरण, क्योंकि परासरण में हमें एसपीएम का तो यूज़ करना ही करना होता है। परासरण की परिभाषा तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि हम एसपीएम को उस परिभाषा में यूज़ ना करें। इसलिए मुझे आपको बताना पड़ा कि एसपीएम क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं मैंने। ठीक है। अब हम बात करते हैं परासरण की। ठीक है भाई, चलिए आइए अब हम बात करेंगे परासरण की। इसे अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस। ठीक है। देखिए इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं परासरण को। पहले अपन इजी लैंग्वेज की बात करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये कोई एक पात्र है, ठीक है भाई, और इसके बीचों बीच एक लगी हुई है अर्धपारगम्य झिल्ली। ये क्या है, एसपीएम। इसे अपन बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ओके। हमने यहाँ पे लिया है 5% W/W NaCl, हमने यहाँ लिया है 10% W/W NaCl। ठीक है भाई, हमने दो विलियन लिए हैं, एक तरफ 5% नमकीन विलियन है और एक तरफ 10% नमकीन विलियन है, और हमने बीचों बीच क्या लगा दिया है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई। ठीक है भाई। अब देखो 5% W/W का मतलब है कि यहाँ नमक कितना है, 5 ग्राम, और पानी कितना है, 95 ग्राम। यहाँ पे नमक कितना है, 10 ग्राम, और जो पानी है वो कितना है, 90 ग्राम। ठीक है भाई। तो पानी ज़्यादा कहाँ है, इधर। ठीक है भाई। तो विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर एसपीएम से होकर गुजरने की जो क्रिया है यह कहलाती है परासरण। बहुत सिंपल है, हमें गति किसको करवाना है, विलायक को। किस में से गति करवाना है, एसपीएम से। विलायक कणों कहाँ से कहाँ चलेगा, जहाँ वो खुद ज़्यादा है वहाँ चलेगा, जहाँ पे वो कम है। तो विलायक के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली यानी एसपीएम से होकर गुजरने की जो क्रिया है वो कहलाती है परासरण कहलाती है। ठीक है भाई। अब इसका एक और तरीका है, एक और परिभाषा है, हम इसे क्या कह सकते हैं। देखो यहाँ पे 5% नमकीन है, यहाँ पे 10% है। इसका मतलब है ये तो है कम सांद्र, ये कैसा है, कम सांद्र, और ये कैसा है, अधिक सांद्र। बात ठीक है ना, कम सांद्र अधिक सांद्र। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ एसपीएम से होकर गुजरने की क्रिया परासरण कहलाती है। ठीक है भाई। विलायक के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ एसपीएम से होकर गुजरने की क्रिया परासरण कहलाता है। दोनों परिभाषाएं सही हैं, दोनों आपको आनी चाहिए क्योंकि दोनों ही बुक्स में आपको मिलती हैं। ठीक है ना, किसी बुक में कोई सी परिभाषा मिलेगी, किसी बुक में कोई सी। लिखी परिभाषाएं दोनों सही हैं और दोनों का सेंस भी एक ही निकलता है। विलायक कणों गति करेगा अपनी खुद की अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ,
और अगर विलयन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो तो विलायक कम सांद्रता वाले विलयन से चलेगा और कहां पहुंचेगा, अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ, और किससे होकर गुजरेगा, एसपीएम से होकर गुजरेगा। इसे हम क्या बोलेंगे, परासरण कहेंगे। ठीक है भाई, तो हमें परासरण भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे परासरण दाब की। अब हम समझेंगे कि परासरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आगे नहीं समझ में आपको? चलिए अब हम बात करेंगे परासरण दाब की। ठीक है, चलिए हमारे पास इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा डायग्राम है। हमारे पास एक यू शेप की कोई एक ट्यूब है। ठीक है, यू शेप की एक ट्यूब है, इसके बिल्कुल बीचों बीच क्या लगा हुआ है, एसपीएम, अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्लियर है? यहाँ पे मैं ब्लैक ब्लैक डॉट बना रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, विलयन है। मतलब समझिए कि अपन के पास पानी है, पानी में अपन ने नमक मिला रखा है, और इस तरफ मैं ब्लू डॉट्स बना रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे शुद्ध विलायक है, यानी यहाँ पर पानी है। शुद्ध विलायक है यानी यहाँ पे क्या है, पानी है। और इन दोनों के ऊपर में मैंने लगा दिया एक पिस्टन। क्या लगा दिया है, एक पिस्टन लगा दिया है। ठीक है भाई, ये पिस्टन है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस सिस्टम को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे और कहीं घूम के आ जाएंगे, या कहीं पर भी कोई भी अपना जो वर्क है वो करने चले जाएंगे, और कुछ समय बाद आकर देखते हैं कैसे परासरण होगा। पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से होकर कहाँ जाएंगे, विलयन में, क्योंकि विलायक का मतलब है यहाँ पानी ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा। अच्छा, जाएगा तो यहाँ पर पानी का लेवल कम हो जाएगा, तो ये नीचे, ये पिस्टन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल पहुँचेंगे तो ये पिस्टन ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, ये पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। लेकिन हमें इस पिस्टन को ऊपर नहीं उठने देना है, हमें इस पिस्टन को ऊपर नहीं उठने देना है, तो हमें ऊपर से एक दाब लगाना पड़ेगा। इस दाब को अपन क्या बोलते हैं, परासरण दाब। हमें इस पिस्टन को ऊपर उठने से रोकना है। रोकना है तो मुझे ऊपर से कुछ ना कुछ दाब लगाना होगा। इस दाब को मैं क्या बोलूँगा, परासरण दाब। तो अगर आपसे डिफाइन करवाएं, परिभाषा पूछे, किसे बोलेंगे परासरण दाब? किसी विलयन पर आरोपित वह दाब, क्योंकि हम विलयन पे लगाने वाले हैं, विलायक पर नहीं। किसी विलयन पर आरोपित वह दाब जिससे विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर उस विलयन में न आ सकें, परासरण दाब कहलाता है। हम चाहते हैं ये पिस्टन ऊपर ना उठे। ये पिस्टन ऊपर कब नहीं उठेगा, जब पानी यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचेगा। बात सही ना? तो हमें इस पानी को यहाँ से यहाँ आने के लिए रोकना है इसको, तो दाब लगाना पड़ेगा। वो दाब क्या, परासरण दाब। तो किसी विलयन पर आरोपित वह दाब जिससे विलायक के अणु एसपीएम से होकर इस विलयन में न आ सके, परासरण दाब कहलाता है। यानी शॉर्ट एंड स्वीट अगर मैं इसको कहूँ तो मैं परासरण की क्रिया को रोकना है। तो किसी विलयन पर आरोपित वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। ये शॉर्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल सही डेफिनेशन है, इसमें सारी बात क्लियर हो गई है। ठीक है भाई, हमें परासरण की क्रिया को रोकना है, तो जो दाब लगाते हैं, एक्स्ट्रा जो प्रेशर लगाते हैं विलयन पर, वो ही क्या कहलाता है, आपका परासरण दाब। तो किसी विलयन पर आरोपित वह दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि परासरण दाब के लिए हमारे पास कुछ एक डेरिवेशन है, हम वो बात करेंगे। ठीक है, आइए मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए आदर्श गैस समीकरण जो होती है, आदर्श गैस समीकरण वो क्या होता है, PV = nRT। परंतु द्रव के लिए, क्योंकि हम तो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, अरे भाई द्रव पढ़ रहे हैं, तो हम द्रव के लिए P को क्या लिखेंगे, पाई, V का V, N का N, ऐसा R को लिखेंगे ST, क्योंकि R गैस नियतांक होता है, S द्रव के लिए नियतांक होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको अपन सॉल्व करें
तो पाई इक्वल्स जो होता है n/v/st, तो पाई इक्वल्स क्या हो जाएगा CST। हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। क्योंकि n होते हैं मोल और v होता है आयतन। इकाई आयतन में मोल की संख्या क्या कहलाती है? सांद्रता। क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये होता है पाई = CST विदाउट। ठीक है, हमारे पास हम इसको फिर से देखेंगे। पाई v = होता है NST। पाई v = मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में भार बटे अणुभार ST हो जाएगा। तो पाई v = मैं यहाँ से पाई सॉल्व करूँगा तो W/V ST/mW ऐसा हो जाएगा। क्योंकि हमें पता होता है कि मोल जो होते हैं वो ग्राम में भार बटे अणुभार होता है। ठीक है भाई, तो ये क्या है? भार बटे आयतन, वो क्या होता है आपका? घनत्व, डेंसिटी। तो DST/mW। ठीक है, D क्या है? घनत्व है, डेंसिटी है। क्योंकि जो डेंसिटी होती है वो भार बटे आयतन होता है। भार बटे आयतन बराबर क्या होता है? घनत्व होता है। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए हैं। परासंद आप याद करने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले आ गए हैं? 2 फॉर्मूले आ गए हैं। एक तो पाई = CST और पाई = DST/mW। D घनत्व है, S द्रव के लिए नियतांक है, T ताप है और mW अणुभार है। ठीक है भाई, तो मैं